जो विषय रह गई थी, हाँ तो हाँ। आज हो सकता है कि समाप्त हो जाए, क्योंकि मेरे एक ही आग्रह ये है कि आप थोड़ा बहुत मेरे अपने जो शब्द है उसको कंप्लीट करने के बाद आप प्रतिक्रिया दें, क्योंकि आप ठीक है, अगर आप जब कहेंगे कि आप प्रतिक्रिया दें तभी मैं प्रतिक्रिया दूंगा आपको, जब तक बोलना है बोलिए। और दूसरी एक और बात यह है कि जब हम इतिहास की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ चीजों को आध्यात्म की दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, जैसे कि हिंदू नहीं नहीं, जो ऐसा कि है ना कि देखिए, आप प्रतिक्रिया, जैसे आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी तरह से मैं भी अपने विचारों को अपने हिसाब से रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। नहीं, आप सहमत या स्वतंत्र है असहमत होना या किसी की बात हो सकती है, यह उसका विषय है, लेकिन मैं विचारों को अपने हिसाब से रखूंगा, ना कि आपके हिसाब से रखूंगा। नहीं, मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ। हाँ। जब हम इतिहास को बात कर रहे हैं, इतिहास के ऊपर हम जिस चर्चा कर रहे हैं, तो इतिहास के ऊपर ही हमको रहना जरूरी है। वरना जब क्या होता है कि नहीं, आप इतिहास को तो अपने आईने से देखेंगे ना। इतिहास नहीं नहीं, हम इतिहास तो मैं सब एक इतिहास है। उदाहरण मैं इतिहास एक तो हर उदाहरण चीज को हम पूरे आईने में देखेंगे। इतिहास का मतलब सिर्फ एक नहीं, आप कोई आप सही घटना कह नहीं रहे हैं। होगी। इतिहास आप का सही कह रहे हैं। पीछे का सारा फिलोसफी भी इतिहास की फिलोसफी होती है, वो भी मैं इतिहास ही है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि हमने पिछली एक संवाद में पार्टीशन के ऊपर बात किया, तो आपने एक अखंड भारत की जो आपने चर्चा लाने की कोशिश की, तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो इतिहास के जो पार्टीशन हुआ, जो बाउंड्री जो बनी, वो आध्यात्म की दृष्टि से मैं बात नहीं कर रहा था। तो इस मैंने हिसाब से अध्यात्म की दृष्टि से कहा, उसको समझाया था मैंने भी, तो उसी हिसाब से समझाया था आपको। चलिए खैर, आपको जो पूछना है हाँ पूछिए, हाँ, अपने हिसाब से मैं दूंगा। फिर बाकी चीज जो नहीं नहीं, हमसे हल नहीं होता है वो कहीं और से पूछ लीजिएगा, इसमें क्या करना। मैं जिस बिंदु पे मैंने उस टाइम पे छोड़ा था, उसी बिंदु हाँ, से मैं जिस शुरुआत। बिंदु पर आपको लगता है कि हमारा उत्तर सही नहीं है या विषय से अलग है, तो किसी और व्यक्ति से चर्चा कर लीजिएगा उस विषय में। नहीं, चर्चा करने की बात नहीं है। हाँ। हम जो संवाद कर रहे थे, हमें एक बिंदु पर रखना चाहिए ना, क्योंकि आप इतिहास को दो दो तरीके से अगर जोड़ेंगे, तो फैक्ट और जो एक देखिए, इतिहास को मैं अपने हिसाब से ही कथन करूंगा। जी, हाँ। ठीक है। हम चर्चा आप शुरू चाहे तो उसको करेंगे। अस्वीकार कर दें, ये आपकी इच्छा है, लेकिन मैं तो नहीं, कहूंगा अपने हिसाब से ही। मेरी स्वीकृति इसमें कुछ बनती नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को आपकी दर्शक के ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी एक ही मंशा है इसमें, यह है कि लोग सोचने पर मजबूर करें। लोग एक हाँ, अलग तो लोग तरीके से सोचेंगे तो लोग के लिए अलग अलग एंगल है ना, तो मैं तो हाँ, अपना एंगल तो वही रखूंगा। वही लोगों को वही क्या मेरी सोचना एक है, वे लोग सोचे, वे अपने एंगल से सोचेंगे, अपने एंगल जी से जी समझेंगे। जी 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 हर एक के एंगल से नहीं कहा जा सकता है एक ही जी जी। वक्तव्य को। किंतु मेरी भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, किंतु मैं किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से ये कह नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टिकोण ये है कि भाई, आप जो समझ रहे हैं आज तक, जो भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या जो भी हो, इसके माध्यम से आप जो भी जानकारी ले रहे हैं, तो इसके भी एक दूसरी पक्ष हो सकती है शायद। तो इसी कारण मैं से कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं है, मैं खुद ही हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं जी कोई जी जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं, मैं हिस्ट्री का जी स्टूडेंट जी रहा हूँ। जी 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 सिविल जी जी, सर्विसेज में मेरा बिल्कुल हिस्ट्री का सब्जेक्ट था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। जो मेरी अपनी समझ है हिस्ट्री की, और जो जी जी अध्यात्म की समझ है, तो जी। उसी हिसाब से मैं देखता हूँ। हाँ, जिसको और दूसरी बात अच्छा लगेगा तो वो अपना एंगल देखे, जी जिसको जी नहीं लगेगा वो कुछ दूसरा देखे। कोई जरूरी है हमारी बात को ही सुनना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं बिल्कुल सही, मेरी बात सुनना कोई जरूरी तो है नहीं, बिल्कुल कोई ये बिल्कुल बिल्कुल। मैंडेटरी तो है नहीं, हाँ, बिल्कुल सही। बाइंडिंग तो है हाँ, नहीं। वो तो मैं अपना व्यू रख रहा हूँ, और अपना ही व्यू रख भी सकता हूँ, दूसरे का व्यू तो रख नहीं पाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमने जिस बिंदु पर छोड़ा था, उसके पूर्व एक मैं विशेष जो कमेंट आई थी, उसके एड्रेस करके मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। हम्म। आपके एक दर्शक ने कमेंट की थी, भाई ये तो कांग्रेसी विचारधारा के कुछ समर्थन कर रहा है।
किंतु यहाँ पे मेरी एक दृष्टिकोण ये है कि भाई नेहरू के समर्थन बोलने से कोई कांग्रेसी या कोई अन्य ये नहीं होता, क्योंकि मेरी कोई व्यक्तिगत इसमें स्वार्थ नहीं है कि भाई नेहरू को अच्छी छवि दिखा के उसको ये कर दे, क्योंकि हम हमारे जो भी संवाद हुए हैं उसमें हमने नेहरू को भी आलोचना किया है बहुत सारे विषय बिंदु पर। हमारे एक विषय यह है कि इसके पीछे की मंशा क्या होती है। हमने पिछली एक संवाद में कहा था कि भाई नेहरू ने आरएसएस को बैन किया था, इसी कारण से कुछ ऐसे उनके ऊपर झूठे एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। तो इस कारण से मैं कुछ चीजों को सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, आप भी एक जानते हैं उनके आपके पिताजी के जमाने या कोई भी जमाने हो, उस जमाने पे उनको कितना एक सम्मान मिलता था, पंडित जी कह के उनको संबोधित किया जाता था, और उनके मरणोत्तर समय कितने लोग उनके जो शोक प्रकट किए थे। तो वो बहुत एक पॉपुलर फिगर थे उत्तर प्रदेश में, इतिहास में भी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको बहुत सम्मान तरीके से देखा जा रहा था। किंतु आगे आगे ऐसा क्या हुआ कि गांधी के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे एक देश में जो आज़ादी के जो इतिहास रहा है, हमने आज़ादी किस माध्यम से हमने पाया। जैसे कि हमने सत्याग्रह के एक कारण से बताया जाता है कि हमारे देश की एक आज़ादी के मूलभूत कारण बताया जाता है। तो हमारे एक समस्या ये रही है कि हम युद्ध से लड़कर के आज़ादी इंडिपेंडेंस हासिल नहीं किया। तो इसी कारण से ही बहुत सारे युवा, जो मेरे भी एक जमाने में ये रहा है कि गांधी के विचारधारा को थोड़ा बहुत अनपॉपुलर रहे थे मेरे कॉलेज में या जो भी जमाने में, किंतु इतना मुखर तरीके से गांधी को ट्रोल नहीं किया जाता था। और दूसरी कारण यह है कि भाई हम जब इतिहास के दूसरे देशों में भी जाते हैं तो अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आप इतने पॉपुलेशन है, आपकी हिंदू पॉपुलेशन हो या जो भी पॉपुलेशन हो, इतने पॉपुलेशन होने के बाद भी कुछ अंग्रेज इस तरीके से आपके शासन कैसे इतने लंबे टाइम पर कैसे हुआ। तो इसकी जवाब अक्सर बहुत सारे लोग दे नहीं पाते। तो इसी कारण से एक पार्टीशन के कारण से ही गांधी को एक विलन के तरीके से उनको अक्सर देखा जाता है। किंतु हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि भाई गांधी के जो मजबूरी थी क्या, और क्या किस तरीके से उस टाइम पे जो परिस्थितियां थी, इसी कारण से गांधी जी ने भी इस नॉन वायलेंस को अपना एक माध्यम बनाया था। और चौथी कारण ये भी है, मैंने एक और चीज कहा कि भाई हमारे पॉपुलेशन भी इतना ज्यादा है, किंतु हमारे जो स्पोर्ट्स या जो भी अन्य क्षेत्र में भी हमने ज्यादातर ये मेडल हासिल नहीं किया था। पूर्व काल से बात कर रहा हूँ, आज थोड़ा बहुत वर्तमान समय में हमारे खेल क्षेत्र में थोड़ा बहुत ये भी हुआ है। इन सब जो एक कुल मिलाकर जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हम हमेशा एक सवाल से जूझ रहे हैं। इतने हमारे प्रतिभाशाली और इतने वीर एक महापुरुष होने के बाद भी हम आज कुछ अंग्रेजों के हाथ में हमारे देश कैसे गया। तो इन सवाल से कारण से ही हम गांधी नेहरू को भी हम एक तरीके से विलन के दृष्टि से हम उनको देखते हैं। आप कुछ कहेंगे इसमें? कुछ क्या, बहुत कुछ कहूँगा। हाँ जी, कही। पहली बात तो यह है कि
गांधी और नेहरू जी के जो इतिहास जो लेखन है जी उनके विषय जी में, वह जी शुरू में बहुत कुछ जो है वो चूंकि सत्ता में रहे तो उनके हिसाब से लेखन हुआ, जी और बिल्कुल अंग्रेजों के हिसाब से भी हुआ। अंग्रेज जी तो चाहते थे कि इस तरह के लोगों को महिमा मंडित किया जाए बिल्कुल जो बिल्कुल कि हमारे अनुसार हो। तो उन लोगों ने ऐसा किया। उन लोगों ने भगत सिंह को कोई महिमा मंडित नहीं किया कभी, बल्कि टेररिस्ट के रूप में भगत सिंह को सामने रखा अंग्रेजों ने। और जब कांग्रेस के इतिहासकारों ने लिखा तो उसमें भी भगत सिंह को कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं दिया। तो उसी तरह से और भी जो दूसरे इनके खेमे के जो लोग नहीं थे, उनके प्रति इन लोगों का रवैया जो है कि बहुत या तो नजरअंदाज करने वाला या नेगेटिव रहा। लेकिन जो दूसरा पक्ष था, उनके भी इतिहासकार थे, उन्होंने भी बहुत सारे तथ्य खोज निकाले, इनकी हरकतों को उजागर किया। जितने बढ़िया इनके चेहरे को चमकाने की कोशिश हुई थी, उतना चेहरा इनका था नहीं। यह सिद्ध कर दिया इतिहासकारों ने कि इनके कुकृत्य क्या क्या थे, इन लोगों का घालमेल क्या था। आखिर इन लोगों ने आखिर जब विभाजन हुआ देश, तो उसमें इतने लाखों लोग मरे, उसके लिए कौन जिम्मेवार था? एक प्रश्न उठता है ना। जिन लोगों ने विभाजन करने में भूमिका निभाई, उनमें से तो गांधी और नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल बिल्कुल नेहरू और जो जिन्ना थे, इनका आपस में पावर शेयरिंग जो है वो नहीं था मनता। न जिन्ना चाहते थे कि पावर शेयर करें, न नेहरू चाहते थे कि पावर शेयर करें। तो इनके अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण लाखों लोगों की जाने गई, कितने परिवार बेदखल हो गए, कितनी की संपत्तियां नष्ट हो गई। हाँ, उसकी जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। तो इनका जो है वह जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की छवि जो है उभर करके सामने आई। इनकी कायरता भी सामने आई जब लड़ाई हुई चीन से, और दूरदर्शिता भी सामने आई इनकी कि इसके चीन की जो नीति को भाप नहीं पाए। अब रही आबादी, इतनी बड़ी आबादी अंग्रेजों का अधीन हो गई, तो इतनी बड़ी आबादी जो है चीन की भी जो है वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। खूब सारा चीन की भी जो आबादी थी बहुत बड़ी थी, और वे भी अंग्रेजों के अधीन चले गए थे। उस समय विश्व के अधिकतर जो देश थे ना, वे इनके गुलाम हो गए थे, क्योंकि उसमें एक नए ढंग की रणनीति के तहत इन लोगों ने अपना उपनिवेशवाद फैलाया था, जिसको कि ये दूसरे देश जो है उतना समझ नहीं पाए और उस हिसाब से मुकाबला नहीं कर पाए, और इनके पास टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं थी अच्छी। तो जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ था वहां पर यूरोप में, और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वह बहुत बड़ा कारण था इन लोग के एक्सपेंशन का। और भारत संयुक्त रूप से भारत कभी लड़ा भी नहीं इनसे, बस छिटपिट ही लड़ा। एक एक कोई रजवाड़े कहीं लड़े, एक दूसरे से मिल करके उसको दबाते गए। इस तरह से इन लोग की रणनीति जो है सफल हो गई। रणनीति इनकी सफल हो गई, अच्छी थी, टेक्नोलॉजी भी उनके पास बेहतर थे। हाँ, तो उससे सफल हो गई। पूरे भारत से इन लोगों ने कभी युद्ध नहीं किया। अगर कभी युद्ध किया होता ना तो ये खत्म हो जाते है ना। भारत में उस तरह की जो है उस तरह का नेशनलिज्म भी विकसित नहीं हुआ था। उसका राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐसा विकसित नहीं था। राजनीतिक रूप से राष्ट्रवाद का विकसित नहीं था कॉन्सेप्ट, यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। और जान लीजिए भारत में आज भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही है, राजनीतिक राष्ट्रवाद आज भी नहीं है। आपको दिखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ राष्ट्रवाद की वे ही लोग बातें कर रहे हैं जो हिंदू हैं, जान लीजिए। जो हिंदू नहीं है वे इस राष्ट्र को खंडित करने की आज भी बातें कर रहे हैं। हाँ, और उनकी जब आबादी होगी तो आज फिर इस भारत को खंडित कर दिया जाएगा। राजनीतिक यहाँ पर जो है राष्ट्रवाद नहीं है, यहाँ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। आप इसको देखना और इतिहास देखेगा हमारी इस बात को, या हमारे जैसे लोग जो इस बात को कह रहे हैं उनकी बात को इतिहास देखेगा। तो यहाँ पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था और इस कारण से जो है वह एकजुटता नहीं थी
जिसके कारण कि वे जो है मुकाबला कर सके। यहाँ के साधु संतों की मैं एक गलती मानता हूँ कि इन लोगों ने विदेशों से आक्रमण करने के लिए एक सांस्कृतिक फौज नहीं बनाई। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी गलती थी। सब राजाओं से या पब्लिक से मिल करके एक सांस्कृतिक फौज भी बनानी चाहिए थी। वह सेना होती जो कि बाहर से आक्रमण करने वाले जो लोग हैं उनसे मुकाबला करती, और अंदर के जो राजा लोग हैं ये आपस में लड़ते, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, उस तरह का अगर कॉन्सेप्ट ये डेवलप कर लिए होते, अगर वह गलती सुधार उस संदर्भ में इन लोगों ने कभी विचार ही नहीं किया। हालांकि नागा साधुओं ने तो वो किया था, इनके साथ मिल करके लड़ाई भी लड़ी। तो और भी कुछ साधु लोग उसमें आए, सक्रिय हुए, कुछ साधुओं ने प्रेरित भी किया कुछ राजाओं को, लेकिन उस सिद्धांत पर नहीं बना पाए। ये एक फॉल्ट था हमारी समझ में, जिसके कारण की एक हार हुई। नहीं तो पूरे भारत की अगर फौज बनती ना सांस्कृतिक आधार पर, तो कोई भी ताकत आती ना तो गाजर मूली की तरह काट दी जाती। तो वह एक नहीं बनाना एक बहुत बड़ी भूल थी हमारी समझ से। और नेहरू गांधी की जो छवि है ना, ये इनकी वास्तविक छवि धीरे धीरे उभरते जा रही है। जैसे जैसे प्रतिदिन खोज हो रहे हैं अखबारों के में, उस वक्त क्या निकलता था, कौन क्या करता था, कहाँ, धीरे धीरे सारे जो है, क्योंकि व्यक्ति का जो वो ग्रे एरिया है ना वो बाहर निकलता है। जब दूसरे का राज्य आता है, दूसरे की सत्ता आती है, हाँ, तो वे लोग जो है उनके इतिहासकार और उनके वो सब जो है सब शुरू करते हैं खोज बिन, और उसके बाद फिर कहते हैं कि अच्छा इनका इतिहास पलटो, जो इन लोगों ने छिपाया है उसको उजागर करो। हाँ, और इस तरह से वो बातें पब्लिक के डोमेन में आ जाता है। तो मैं इतना ही कहूंगा। तो इनकी जो छवि थी, वास्तविक छवि धीरे धीरे लोगों के सामने प्रकट हो गई, और ये विभाजन का जो जिम्मेदार है ना, वास्तविक जो जिम्मेवार है ना, वो ये नेहरू और गांधी ही हैं, और लाखों लोगों की मृत्यु के जो जिम्मेवार हैं वो यही हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और रही अच्छी बात इनकी, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी बात होगी, और पॉपुलैरिटी थी, निश्चित थी, नहीं होती तो उतने उस स्तर तक पहुंचते कैसे। तो इनकी छवि थी, इनके पास इनके सकारात्मक कार्य भी थे। मैं यह नहीं कह रहा कि सकारात्मक कार्य नहीं थे, बिना सकारात्मक कार्य के कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। सकारात्मक कार्य भी थे। आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन वह सकारात्मक कार्य जो है ना अन्य के बहुत ज्यादा थे, जिनको कि उतना प्रश्रय नहीं दिया गया, क्योंकि वे अन्य जो थे ना वे अंग्रेजों के भी पूरे विरोधी थे, और ये अंग्रेजों के साथ घालमेल करने में सफल थे। और मैं सिर्फ घालमेल करने में सफल नहीं थे, बल्कि उनके कल्चर में भी रंगे थे। एक बहुत बड़ी बात यह थी। जी, एक व्यक्तिगत आपसे सवाल पूछूंगा, आपके पिताजी के अब व्यक्तिगत सवाल यहाँ मत पूछिए, यहाँ ये मुद्दे की बात है, व्यक्तिगत यहाँ ठीक नहीं। व्यक्तिगत ये है कि वो जीवन की बात यहाँ पर मत पूछिए, यहाँ सार्वजनिक आप चर्चा कीजिए। जो देश के लोग हैं, हमारे घर के लोग क्या है वो छोड़िए। नहीं, मैं इस हिसाब से नहीं पूछ रहा। आपके पिताजी या उस जमाने के टाइम में नेहरू की छवि किस तरीके से थी? अच्छी छवि थी। हाँ, मैं इसी बिंदु पे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह ही रहा हूँ कि छवि तो अच्छी थी। जो अच्छी छवि नहीं होती तो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता। लेकिन खाली नेहरू की अच्छी छवि थोड़ी ना थी, बोस की भी अच्छी छवि थी, भगत सिंह की भी अच्छी छवि थी, चंद्रशेखर आजाद की भी अच्छी छवि थी, खाली इन्हीं की अच्छी छवि थोड़ी ना थी। क्योंकि वो पहले अम्बेडकर की भी अच्छी छवि थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश से आए हुए, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ। नहीं, छवि अच्छी थी, लेकिन अन्य की भी जो अच्छी छवि थी, उन अन्यों को हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि एक दो आदमी के जरिए थोड़ी ना ये देश जो है अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। सहमत हो, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बहुत सारे राज्यों में, जैसे बिरसा मुंडा के बारे में मैं नहीं जानता था इससे पहले कुछ बिरसा मुंडा का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और उन लोगों का योगदान जो है बिरसा मुंडा का है, चाहे वो माझी हैं, वो तो ये मंगल पांडे से पहले उन लोगों ने विद्रोह किया था, और जो है बहुत भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। इन कुछ ऐसे नाम है जो कुछ राज्यों में भी सीमित था, किंतु आगे जिस हिसाब से आजकल एक बिरसा मुंडा जयंती भी बनाया जा रहा है, अन्य राज्यों में भी इसकी एक पहचान हो रही है धीरे धीरे।
हाँ, तो झारखंड के थे बिरसा मुंडा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसी कारण से ही शायद मैं आपसे सहमत हूँ इस बात से कि कांग्रेस के जो एक उस टाइम पे जो इस है वो उन्होंने गांधी की महात्मा करण बना दिया। तो इस हिसाब से मैं आपकी ये बात में सहमत हूँ। और जिस बिंदु में मैंने उस संवाद को छोड़ा था उस टाइम पे, उसके बारे में मैं फिर से बात करना चाहूँगा। जैसे मैंने बात किया कि टेम्पल के बारे में पिछले संवाद में मैंने ये कहा था कि भाई टेम्पल की जो हमारी एक अवधारणा है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई जो मुसलमान ने जो बहुत सारे महत्वपूर्ण विशेष विग्रह को खंडित किया, तो वो उसके कारण क्या हिंदू के जो एक हेट्रेड थी उसके ऊपर उन्होंने किया क्या, इसके दूसरे कारण भी थे। मैंने उसके विषय में बात करने की कोशिश की और उस बिंदु पे मैं फिर से लौटना चाहूँगा। बात यह है कि उस टाइम पे राजा की जो शिला शासन थी, तो वो जो भी एक जिसे एक तीर्थ क्षेत्र के टेम्पल भी माने जाते हैं, वो सब राजा के शिला शासन काल से ही उन्होंने उस राजा की जो नाम के ऊपर से ही वो जो टेम्पल थी उसको बनाया था। वो सार्वजनिक रूप से जो हम आजकल देख रहे हैं उस तरीके से एक्सेसिबल नहीं था। तो दूसरी का ये भी देखना पड़ेगा कि उससे पूर्व हम भाजपा जो एक आज जो भाजपा के हिस्टोरियन वो भी कहते हैं कि पुराने जमाने में जो मुगल काल के जमाने में भी जो जजिया दे के तीर्थ क्षेत्र में जाने की एक प्रथा थी मुगल काल में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब दूसरे एक जो मुगल शासक थे या जो भी अन्य मुसलमान जिन्होंने टेम्पल को खंडित किया, विग्रह को डिस्ट्रॉय किया, वो सब भी उन्होंने इसलिए किया कि हिंदू राजा को अपमानित करने के लिए किया, ना कि हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए किया। ये थोड़ा फर्क आपको पहले जानना पड़ेगा। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा कि वो राजा को अपमानित करने के लिए ही सिर्फ नहीं था, वह पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए था। और वे मानते हैं, उनके सारे जो ग्रंथ हैं और उनका जो पूरा इतिहास है वो यही कहता है कि जो भी मुस्लिम नहीं है उसके ये सारे जो देवस्थान हैं उनको खत्म करो, उनकी आबादी को परिवर्तित करो। ये उनकी स्थायी पॉलिसी है। इस पॉलिसी में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ है और आगे भी शायद ही हो। ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ राजा के लिए नहीं किया था, बल्कि पूरी आबादी को, राजा सहित, एक राजा के लिए खाली नहीं किया कभी भी। ये लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सोच रहे हैं किसी तरह से ये मुसलमानों को खुश रखा जाए और हिंदुओं को उग्र नहीं होने दिया जाए। हिंदुओं की जो आक्रामकता है, जो शौर्य है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनके भीतर जो रेजिस्टेंस है उसको कम करना चाहते हैं और इसी कारण से ये मारे जाते हैं कहीं भी। अब यहाँ भी अभी हाल फिलहाल में जितने दंगे हुए हैं उसमें देख सकते हैं। और ये कोई अंतिम दंगा नहीं है। हर महीने दंगा हुआ करेगा, मेरी गारंटी सुन लो आप। कोई ऐसा महीना नहीं गुजरेगा जब आप इस देश में दंगा नहीं देखेंगे। हाँ, किंतु आप एक चीज तो मानते हैं ना, वो शिला शासन जो बना था वो राजा के नाम पे बना था, ना कि एक अब आज के समय पे मैं अगर वर्तमान समय पे जो मैं महाकाल मंदिर में जाना चाहता हूँ, ये एक हम जो टूरिस्ट पैकेज करके हम वहाँ पे जा सकते हैं। किंतु उस समय पे दूसरे एक प्रदेश में जाने के लिए राजा की अनुमति चाहिए होती थी उस टाइम पे, क्योंकि उज्जैन भी एक उस तरीके से दूसरे एक
प्रांत के एक राज्य होता था उस टाइम पे। हाँ, लेकिन उसमें तीर्थ स्थान के लिए कोई टैक्स नहीं लगता था हिंदुओं की तरफ से। हाँ, हिंदू राजा अगर थे वो वहाँ टैक्स नहीं लगता। तो वो हिंदुओं के लिए कोई टैक्स नहीं लगता था कि आप आ रहे हैं तीर्थ करने के लिए आपको टैक्स दिया जाएगा, नहीं। वहाँ हिंदू राजा की तरफ से तो वहाँ पर जो है भंडारे चला करते थे। जी 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 हाँ, बिल्कुल। तो ये सब नहीं होता था, ये मुसलमान सब टैक्स लगाते थे। हाँ, जजिया लगाते थे उस टाइम। जजिया टैक्स लगाते थे, और उनका टैक्स सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, वो जजिया टैक्स का तो प्रावधान हुआ है कुरान में ही दिया हुआ है। हाँ, तो वो सबके लिए है, वहाँ जो भी गैर मुस्लिम है उन सबके ऊपर जजिया लगता है। जी 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 बिल्कुल। अब उनके ऊपर है कि वो लगाए या ना लगाए, कि भाई आपको जीने का अधिकार दिया जा रहा है। हाँ, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, इसके लिए जजिया टैक्स दीजिए, तो आप पालन कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों का जो कि इस्लाम विरोधी नहीं हो। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये भी फर्क देखना पड़ेगा कि किन हिंदू को आप अनुमति देते थे। तीन ही जो वर्ण थे उनको दिया जाता था। ये वर्ण को अपनी एक उनकी मंदिर थी, उनकी अपनी एक इष्ट देव थे। जैसे कि भाई राजस्थान में अपने एक कटुश्याम की एक ये सुना होगा, उनकी अपनी एक मंदिर है, उनकी अपनी एक प्रथा है। उस तरीके से जो लोकल देवी देवता हैं उनको अन्य जातीय लोग उनको पूजते थे। जो 3 वर्ण में आते हैं वो लोग ही इस तरीके से यात्रा वगैरह करते थे। ये भी आपको थोड़ा बहुत बिंदु समझना पड़ेगा फर्क। ऐसा है ना कि यह जो है ये बहुत, जो आप बात बता रहे हैं ये कुछ हद तक था, लेकिन ये बहुत हाल में विकसित हुआ था। ये बहुत पहले का नहीं है, ये बहुत पहले के इतिहास में आप ऐसा नहीं पाएंगे। जी जी ये इधर हाल फिलहाल के जो मतलब 200-250 वर्ष जो इतिहास रहे हैं इसमें ये सब विकसित हुआ था। जी जी और इसमें भी ये था कि वहाँ जो बड़े वो राजा लोग थे तो वे जो है अपना बनाया हुआ जो था उसमें इस तरह के लोगों को ही जाने देते थे, जो आप कह रहे हैं कि 3 वर्णों को जाने देते थे। और जो सार्वजनिक मंदिर थे उसमें तो सारे वर्ण जाते थे, जो सार्वजनिक थे, जो सबके द्वारा मिलजुल करके जो बनाए जाते थे, बिल्कुल, तो उसमें वो होते थे। और अलग अलग बिरादरी के भी लोग अपने मंदिर बनाते थे, उसमें उस बिरादरी के लोग जाते थे, अन्य भी चाहें तो आ सकते हैं। बिल्कुल, इस तरह की व्यवस्था धीरे धीरे हो गई थी इधर। जी बिल्कुल।